अब की बार 400 पार। 400 तो छोड़िए, इस बार बीजेपी सरकार 300 सीट भी पार नहीं कर पाई। लेकिन बीजेपी का इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आखिर रंग क्यों नहीं लाया? मोदी मैजिक आखिर काम क्यों नहीं किया? भले ही इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन के वोटिंग रिजल्ट के हिसाब से बीजेपी इस बार की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है देश की। बीजेपी को यानी एनडीए गठबंधन को देश में 294 सीटें मिली, वहीं इंडिया गठबंधन को 232 और अन्य दलों को 17 सीटें मिली। इस मुताबिक बीजेपी सेंट्रल में सरकार तो बना पाई, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो हंसी नजर नहीं आई जो 2019 में नजर आई। आखिर बीजेपी का इतना बुरा हाल क्यों हुआ? एक्चुअली में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है इस बार उत्तर प्रदेश में। इंडियन पॉलिटिक्स में एक कहावत बहुत फेमस है, उत्तर प्रदेश जिसका है देश भी उसका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है। जी हाँ, यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और इसी राज्य में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? बहुत सारे एक्सपर्ट पॉलिटिशियंस की माने तो इस हार के पीछे या बीजेपी के इस नतीजे के पीछे योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन कैसे? चलिए इस वीडियो में इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। यूं कहें तो इस बार बीजेपी सरकार को आम जनता की तरफ से एक खुली चेतावनी मिली है। भाई, तुम सरकार में हो तो तुम्हारा काम है सरकार को संभालना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना, आम आदमी की भलाई करना, वुमेन सिक्योरिटी को इंश्योर करना। यही सब शोभा देता है तुमको। ये नहीं कि 70 के पेट्रोल को 110 के पार पहुंचा देना, घर में यूज होने वाली गैस का दाम 400 से बढ़ाकर 1100 के पार पहुंचा देना, देश में जगह जगह जात या धर्म का सहारा लेके दंगा करवाना। वहीं एक तरफ फार्मर सुसाइड, किसान आंदोलन, मणिपुर, लद्दाख जैसे सेंसिटिव इशू पर मुंह मोड़ लेना। जहां देश में दिन दिन शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी बढ़ रही है, जहां 29% ग्रेजुएट जॉबलेस होकर घूम रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन 5 सालों में बीजेपी ने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। किया है, जरूर किया है, और इन सभी अच्छे कामों की लिस्ट में सबसे बड़ा काम है देश टॉप 5 इकोनॉमी में आ चुका है। पर यह भी सोचने की बात है कि ये टॉप 5 इकोनॉमी के अंदर इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी सबसे ज्यादा है, जो कि 7.3% तक पहुंच चुका है, जो कि बाकी कंट्रीज के मुकाबले बहुत ज्यादा है। यहाँ पर हर 3 में से 1 बंदे के पास रोजगार नहीं है। इन सब से मुंह मोड़कर सिर्फ मंदिर बनाने से पेट नहीं चलेगा और जनता का वोट भी नहीं मिलेगा। ऊपर से कह रहे हो कि राम राज चल रहा है। लोगों ने अपनी भलाई के लिए ही तुम्हें प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठाया है, और जो लोग बैठाने का पावर रखते हैं वो लोग हटाने का भी पावर रखते हैं, अगर इस पावर का मिसयूज करोगे उनके खिलाफ तो। जी हाँ दोस्तों, ये एक खुली चेतावनी है बीजेपी सरकार को आम जनता के द्वारा। साल 2014 में उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को 80 में से 71 सीटें मिली थी, वहीं 2019 में 80 में से 76 सीटें मिली थी एनडीए गठबंधन को। और इसी हिसाब से बीजेपी को कॉन्फिडेंस था कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें मिलेंगी, पर इस बार नतीजा कुछ और था। इस बार उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को 35 सीटें मिली और वहीं इंडिया गठबंधन को 43, दूसरे दलों को 2 सीटें मिली। अब आप इस रिजल्ट को देखकर समझ ही सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कितना बड़ा झटका लगा है, और लगे भी क्यों ना। अभी 2024 के जनवरी महीने में ही करोड़ों रुपए खर्च करके राम मंदिर की स्थापना की गई, 13 किलोमीटर रास्ता साफ करके राम पथ बनाया गया, जय श्री राम के कितने नारे लगाए गए, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया? उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस की तरफ से किशोरी लाल शर्मा ने बीजेपी के स्मृति ईरानी को 1,60,000 वोटों से हरा दिया। एक तरफ है किशोरी लाल जैसे नॉन फेमस कैंडिडेट जो कि लोकल में ही रहकर काम करते हैं, जिनके हर एक कदम पर मीडिया कवरेज नहीं मिलता, लेकिन दूसरी तरफ है स्मृति ईरानी जो कि खुद एक सेलिब्रिटी रह चुकी हैं, जिनके हर एक कदम पर मीडिया की नजर रहती है, लेकिन फिर भी वो किशोरी लाल जैसे कैंडिडेट से हार गई। दोस्तों, इस बार के इलेक्शन में लोकल कनेक्ट सबसे बड़ा फैक्टर होकर सामने आया है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव या कांग्रेस के राहुल गांधी
सभी ने अपने पॉलिसी में हर स्टेट के लोकल इशू से रूट कनेक्शन किया है, तभी जाकर लोगों ने उन्हें इतने वोटों से सम्मानित किया है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बीजेपी के सुब्रतो पाठक से करीब 1,70,000 वोटों से जीत गए। बीजेपी को और भी बड़ा सरप्राइज मिला फैजाबाद। ये वही फैजाबाद है जिसके अंदर अयोध्या भी आता है, और ये वही अयोध्या है जो कि इस बार के इलेक्शन का बीजेपी का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का था। बीजेपी के लिए ये मान लेना बहुत बड़ा मुश्किल का बात था कि इस बार 2 बार के सिटिंग एमपी लल्लू सिंह वोट में हार गए, वो भी किससे? दलित कम्युनिटी के कैंडिडेट अवधेश प्रसाद से, वो भी करीब 55,000 वोटों से। पर बीजेपी ने तो यहां जीतने के लिए हिंदुत्व को बहुत ज्यादा उछाला था। अगर आप हिंदू हैं तो बीजेपी को ही वोट देंगे, ऐसा मोरल ऑफ द स्टोरी रहा कैंपेनिंग में। जहां हिंदुओं का वोट सिक्योर करने के लिए जल्दबाजी में 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले ही जनवरी में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया। सब कैलकुलेशन सही चल रहा था। मीडिया ने राम मंदिर को बहुत हाइप दिया। पूरे अयोध्या को मोदी के कटआउट्स, बैनर और होर्डिंग से कवर कर दिया गया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 13 किलोमीटर लंबा राम पथ बनाया गया। राम मंदिर बनने से अयोध्या में टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों में नौकरियां बढ़ेंगी। इस बात को भी मीडिया ने बहुत कवर किया था। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हार के पीछे योगी आदित्यनाथ की भूमिका के बारे में। योगी आदित्यनाथ नेशनल लेवल पर नरेंद्र मोदी के कॉम्पिटिटर माने जाते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने वाले हर एक इंसान को इस बात का पता तो जरूर है। इन दोनों के बीच कोल्ड वार और ईगो क्लैश के चर्चे भी फेमस हैं, और यही कोल्ड वार या ईगो क्लैश कह लीजिए, इस मामले में बीजेपी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी उत्तर प्रदेश के मामले में। योगी आदित्यनाथ का रेकमेंड किया हुआ 35 कंटेंडर्स की लिस्ट को बीजेपी ने रिजेक्ट कर दिया। योगी आदित्यनाथ को ये अपना अपमान लगा, और इस अपमान का बदला योगी आदित्यनाथ को लेना ही। आदित्यनाथ को इतना तो जरूर पता था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत से जीत जाते हैं तो कभी भी इंडियन पॉलिटिक्स में योगी अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाए। आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं ये डर भी जरूर होगा कि उनकी हालत भी कहीं मध्य प्रदेश के एक्स सीएम शिवराज चौहान जैसी ना हो जाए। आने वाले विधानसभा इलेक्शन में कहीं उन्हें भी उत्तर प्रदेश के सीएम की कुर्सी से ना उतार दे बीजेपी सरकार। इसलिए मोदी पर दबाव बनाना ही होगा खुद को सिक्योर करने के लिए। इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट पॉलिटिशियंस का मानना है कि बीजेपी सरकार की हार के पीछे उत्तर प्रदेश में योगी का बहुत बड़ा हाथ है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बड़े बड़े नेशनल न्यूज चैनल्स, प्रिंट मीडिया ने बीजेपी को बहुत हवा दी, पर बीजेपी के अगेंस्ट में सोशल मीडिया ने इस बार बहुत एक्टिव रोल प्ले किया। पहली बात तो यह है कि राम पथ बनाने के लिए उस रास्ते में जो भी घर, दुकान आया, सबको बुलडोजर से तोड़ दिया गया। राम पथ 13 किलोमीटर लंबा है। इसके चौड़ीकरण के लिए 2200 दुकानें, 800 मकान, 30 मंदिर, 9 मस्जिद और 6 मजारों को तोड़ दिया गया। और इसी रास्ते पर घर था 70 साल की सुशीला देवी जी का, जो कि अपने घर में अकेली रहती थी, उनका कोई फैमिली मेंबर नहीं था। एक दिन अचानक राम पथ बनाने के नाम पर उनका घर तोड़ दिया गया। चलो यहां तक तो हम मान भी लेते, लेकिन इसके बावजूद उनको कोई कॉम्पनसेशन भी बीजेपी सरकार के द्वारा नहीं। घर तोड़ने के बाद वो बहुत दिनों तक रास्ते पर ही पड़ी रही। फिर एक दिन जोर जबरदस्ती उन्हें एक ओल्ड एज होम में डाल दिया। इतने सारे घर और मकान तोड़ने के बाद न जाने कितने परिवार रास्ते पर आ गए, न जाने कितने बच्चे बुजुर्गों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हुआ। लेकिन इससे बीजेपी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। अयोध्या में टूरिज्म को लाने के लिए और विदेशी मुद्रा की कमाई के लिए बीजेपी सरकार ने आम लोगों को जस्ट उठाकर फेंक दिया। इस मुद्दे को लेकर कभी भी कोई नेशनल मीडिया ने कवर नहीं किया। ये तो भलाई हो सोशल मीडिया का, जिसके माध्यम से देश के कोने कोने तक ये वीडियो और न्यूज पहुंचे, जिसका इफेक्ट हमें 2024 के लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट देखने को मिला। हिंदुज्म अपने आप में एक महान धर्म है। इसमें पॉलिटिक्स डालकर इसकी महानता को नष्ट करने का समय अब खत्म हो चुका है। धर्म बेचने की राजनीति अब नहीं चलेगी, और इस बात को यूपी की जनता ने बीजेपी सरकार को अच्छी तरह से बता दिया है। खुशी की बात तो यह है दोस्तों कि डेमोक्रेसी की जीत हुई। ओपोनेंट आज स्ट्रांग है। पार्लियामेंट में बीजेपी मनमर्जी बिल पास नहीं करवा सकता। विदाउट एनी डिस्कशन जीएसटी लागू करवाना, रातों रात नोटबंदी कर देना, लॉकडाउन अनाउंस करना,
ये सब मनमर्जी अब खत्म होने वाली है। सरकार में हो तो जनता की भलाई करो, धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो और सबसे बड़ी बात, जनता को बेवकूफ समझना बंद करो। डेमोक्रेसी जिंदाबाद, जनता जनार्दन जिंदाबाद। जय हिंद, वंदे मातरम।